ये आकाशवाणी दिल्ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र परिसर राष्ट्र को समर्पित किया। दिल्ली जल बोर्ड राजधानी में पानी की बढ़ती मांग को पूरा करने और भूजल संरक्षण के लिए कई कदम उठा रहा है। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह ने मणिपुर हिंसा में पीड़ित विद्यार्थियों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आतिशी ने स्कूलों के प्रिंसिपल से वर्तमान सत्र में शिक्षण रणनीति बनाने के लिए सुझाव मांगे। आज करगिल विजय दिवस है। इस अवसर पर देश सैनिकों के बलिदान को याद कर रहा है। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं अतहर सईद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सम्मेलन केंद्र परिसर भारत मंडपम को राष्ट्र को समर्पित किया। श्री मोदी ने कहा कि इस दिव्य और भव्य भारत मंडपम को देखकर हर भारतीय आनंदित है और गर्व महसूस कर रहा है। ये दिव्य और भव्य भारत मंडपम उसे देख करके हर भारतीय खुशी से भर रहा है, आनंदित है और गर्व महसूस कर रहा है। भारत मंडपम आह्वान है भारत के सामर्थ्य का, भारत की नई ऊर्जा का। भारत मंडपम दर्शन है और भारत की भव्यता का और भारत की इच्छा शक्ति का। प्रधानमंत्री ने भारत मंडपम के निर्माण से जुड़े सभी श्रमिकों का अभिनंदन किया। कोरोना के कठिन काल में जब हर तरफ काम रुका हुआ था, हमारे देश के श्रमजीवियों ने दिन रात मेहनत करके इसका निर्माण पूरा किया है। भारत मंडपम के निर्माण से जुड़े हर श्रमिक भाई बहन को, हर कर्मी को आज सच्चे हृदय से मैं अभिनंदन करता हूं, उनका साधुवाद करता हूं। इससे पहले प्रधानमंत्री ने परिसर में पूजा अर्चना की और सम्मेलन केंद्र के निर्माण से लगे श्रमजीवियों का अभिनंदन किया। ये परिसर देश में अंतर्राष्ट्रीय बैठकों, सम्मेलनों और प्रदर्शनियों की मेजबानी के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण पर आधारित है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस परियोजना को लगभग 2,700 करोड़ रुपए की लागत से लगभग 123 एकड़ में विकसित किया गया है। हिरासर में बना ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा सौराष्ट्र क्षेत्र की वाणिज्यिक राजधानी हिरासर। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष सोमनाथ भारती ने आज कहा कि राजधानी में पानी की बढ़ती मांग को पूरा करने और भूजल संरक्षण के लिए जल बोर्ड कई कदम उठा रहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली जल बोर्ड जल संरक्षण के लिए शोधित पानी के पुनः प्रयोग पर जोर दे रहा है। श्री भारती ने पानी की बचत, भूजल संरक्षण और शोधित पानी के रीयूज के मुद्दे पर हुई उच्च स्तरीय बैठक के दौरान ये बात कही। उन्होंने बताया कि दिल्ली में सीवरेज के पानी को शोधित करने के लिए 35 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया गया है। इन सीवर ट्रीटमेंट प्लांट में रोजाना 547 MGD से ज्यादा शोधित पानी का उत्पादन होता है। उन्होंने कहा कि दिल्ली जल बोर्ड आर्टिफिशियल झीलों का निर्माण कर शोधित पानी से भूजल को रिचार्ज कर रहा है। दिल्ली जल बोर्ड की इस बैठक में तय किया गया कि जल बोर्ड इन्हीं इलाकों में ट्यूबवेल लगाने की अनुमति का समर्थन देगा जहां पर पाइपलाइन से पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। ये फैसला दिल्ली के भूजल स्तर में लगातार आ रही गिरावट के मद्देनजर लिया गया है। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह ने मणिपुर हिंसा में पीड़ित विद्यार्थियों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि यदि किसी भी विद्यार्थी को कोई समस्या है तो वो सीधे विश्वविद्यालय प्रशासन से संपर्क कर सकता है। श्री सिंह ने कहा कि हिंसा में पीड़ित विद्यार्थियों के लिए अगर अलग से कोई प्रावधान करने की जरूरत होगी तो उसके लिए भी प्रयास किया जाएगा। कुलपति ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ये मकसद है कि शिक्षा सबके लिए सुलभ होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने के उद्देश्य से 29 जुलाई 2020 को केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति लॉन्च की गई थी। श्री सिंह ने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा पहल करते हुए देश में सबसे पहले इसे लागू किया गया।
दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने आज स्कूलों के प्रिंसिपलों के साथ संवाद में वर्तमान सत्र के लिए शिक्षण संबंधी रणनीति बनाने के लिए सुझाव मांगे। कालकाजी में आयोजित इस कार्यक्रम में दिल्ली सरकार के स्कूलों के 250 से अधिक प्रिंसिपलों ने भाग लिया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि स्कूल में और बच्चों के जीवन में जमीनी स्तर पर बदलाव लाने का काम प्रिंसिपल ही करते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार नीतियां बनाती है और सुविधाएं मुहैया करवाती है, लेकिन उसे हकीकत में बदलने का काम प्रिंसिपल करते हैं। आतिशी ने कहा कि पिछले 8 सालों में दिल्ली सरकार ने स्कूलों पर काफी काम किया है। दिल्ली नगर निगम की महापौर शैली ओबराय ने आज कहा कि 950 से अधिक अध्यापकों को शारीरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के जरिए प्रशिक्षित किया जाएगा। उन्होंने करोल बाग स्थित ओम प्रकाश बाल विकास मंदिर विद्यालय में 15 दिवसीय अध्यापक शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन करने के बाद ये बात कही। ये शारीरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम अगले महीने की 12 तारीख तक चलाया जाएगा। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षकों को योग, शारीरिक प्रशिक्षण, जुम्बा एक्सरसाइज और विभिन्न खेलों के बारे में जानकारी दी जाएगी। श्रीमती ओबेराय ने कहा कि शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम अपने आप में अनूठा कार्यक्रम है। इसके अंतर्गत सामान्य शिक्षकों को शारीरिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि निगम विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास हो सके। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने आज राजधानी के किसानों, कारोबारियों और अनधिकृत कॉलोनियों के लोगों की समस्याओं को लेकर उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के साथ मुलाकात की। उन्होंने उपराज्यपाल से अनुरोध किया कि वो जल्द से जल्द इनकी समस्याओं का समाधान करें। श्री बिधूड़ी ने बताया कि केजरीवाल सरकार की गलत नीतियों के कारण दिल्ली के लोग परेशान हैं और इससे लोगों को राहत दिलाना बहुत जरूरी है। उन्होंने आरोप लगाया कि राजधानी में अगर किसी किसान की मृत्यु हो जाती है तो रेवेन्यू रिकॉर्ड में उसके वैध उत्तराधिकारियों के नाम पर उसकी जमीन नहीं चढ़ाई जा रही। श्री बिधूड़ी ने कहा कि इस समस्या के कारण किसान का उत्तराधिकारी न ही जमीन बेच सकता है और न ही लैंड पूलिंग जैसी किसी योजना में हिस्सा ले सकता है। उन्होंने कहा कि ग्राम सभा की जमीन का इस्तेमाल दूसरे उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है। उन्होंने उपराज्यपाल से अनुरोध किया कि ग्राम सभा की जमीन का इस्तेमाल गांव के लोगों की सुविधाओं के लिए ही किया जाए। श्री बिधूड़ी ने कहा कि उपराज्यपाल ने इन सभी समस्याओं पर शीघ्र ही गौर करने का आश्वासन दिया है। सेना डाक सेवा कोर ने आज दिल्ली में सेंट्रल बेस पोस्ट ऑफिस में पहली स्थायी आधार नामांकन केंद्र PAEC का उद्घाटन किया। संचार मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ये पहल देश भर में 48 चिन्हित स्थानों पर उनके क्षेत्रीय डाकघरों के माध्यम से कर्मियों और उनके आश्रितों के लिए आधार संबंधी सेवाओं की सुविधा प्रदान करेगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉगिन कर सकते हैं। मणिपुर हिंसा मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज भी बाधित रही। लोकसभा में शोरगुल के बीच संक्षिप्त चर्चा के बाद वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023 पारित कर दिया गया। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, DMK, जनता दल यूनाइटेड और अन्य दलों के सदस्य मणिपुर मुद्दे पर प्रधानमंत्री के बयान की मांग को लेकर नारे लगाते रहे। लगातार हंगामा जारी रहने के कारण सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सुबह राजस्थान से भारतीय जनता पार्टी के कुछ सदस्य अशोक गहलोत सरकार को निशाना बनाते हुए लाल डायरी लहराते हुए देखे गए। उन्होंने राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल के भाजपा सदस्यों ने तृणमूल कांग्रेस सरकार के खिलाफ नारे लगाए। इससे पहले मणिपुर हिंसा मुद्दे पर कांग्रेस ने लोकसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए कहा कि वे सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ विचार विमर्श के बाद प्रस्ताव पर चर्चा के लिए समुचित समय के बारे में जानकारी देंगे। ये सभा मंत्रिपरिषद में विश्वास का अभाव प्रकट करती है। श्री गोगोई कृपया सदन की अनुमति प्राप्त करें। मैं उन सदस्यों से जो इस प्रस्ताव की अनुमति दिए जाने के पक्ष में ये अनुरोध करता हूं वो अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। इस प्रस्ताव की अनुमति दी जाती है। मैं सभी दलों के नेताओं से चर्चा कर और नियमों के तहत उचित समय पर चर्चा करने की तिथि से आप सबको अवगत करा दूंगा। राज्यसभा में भी मणिपुर मुद्दे को लेकर हंगामे की स्थिति रही। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हर कोई चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन प्रधानमंत्री इस पर संसद में बयान देने के लिए क्यों तैयार नहीं है। इस बीच सदन में संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 3 संशोधन विधेयक 2022 ध्वनिमत से पारित कर दिया गया।
इसके बाद सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी में लोगों का विश्वास है। संसद से बाहर उन्होंने कहा कि विपक्षी दल इस संसद भवन में आयोजित हो रहे अंतिम कार्यकाल में अविश्वास प्रस्ताव पेश कर रहे हैं और जनता उनको सबक सिखाएगी। प्रधानमंत्री जी ने बहुत इम्पोर्टेंट ये कहा 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बनाना चाहिए। ये सब हमारा जिम्मेदारी है। विद दिस ड्रीम एंड विथ ए डिसीजन एंड विथ ए रेजोल्यूशन वी शुड मूव अहेड। हम यही सोचना चाहिए, यही सपना देखना चाहिए, यही एक्शन करना चाहिए। हर घर तिरंगा इस बार भी करना चाहिए और हर विधानसभा क्षेत्र में इसके लिए कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कॉल किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कांग्रेस और उसके सहयोगियों पर भ्रष्टाचार छिपाने के लिए अपना नाम बदलने का आरोप लगाया है और उनकी तुलना जवाबदेही से बचने के लिए अपनी पहचान बदलने वाले अपराधियों से की है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार को छिपाने और लोकतंत्र को कमजोर करने को सही ठहराने के लिए 70 के दशक में भारत इंदिरा है और इंदिरा भारत है का नारा दिया था। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नए गठबंधन का नाम INDIA चुनावी हार का कारण बनेगा और ये इतिहास दोहराएगा। पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन के मद्देनजर मौसम विभाग IMD की भूमिका महत्वपूर्ण होती जा रही है। दिल्ली में आज मौसम भवन का दौरा करने के बाद श्री रिजिजू ने कहा कि देश की मौसम पूर्वानुमान प्रणालियां दुनिया भर में सबसे बेहतर हैं। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों से IMD के पूर्वानुमान सटीक रहे हैं। IMD की सराहना करते हुए मंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 के बाद से बेहतरीन कार्य किया है और चक्रवात बिपरजॉय का सही पता लगाया, जिसके कारण लोगों की जान बचाई गई। आज करगिल विजय दिवस है। इस अवसर पर देश सैनिकों के बलिदान को याद कर रहा है। आज ही के दिन सेना ने 1999 में 60 दिनों के युद्ध के बाद करगिल में पाकिस्तानी सेना पर विजय हासिल की थी। मुख्य कार्यक्रम द्रास में करगिल युद्ध स्मारक पर आयोजित किया गया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार देश का मान सम्मान बनाए रखने के लिए किसी भी सीमा तक जाने के लिए तैयार है। 26 जुलाई 1999 को युद्ध जीतने के बाद भी हमारी सेनाओं ने अगर LOC पार नहीं किया तो वह इसलिए कि हम शांति प्रिय हैं। भारतीय मूल्यों के प्रति हमारा पूरा विश्वास है और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है। यदि हमें छेड़ा गया और जरूरत पड़ी तो भविष्य में हम LOC पार करेंगे, इसका मैं देशवासियों को अपनी तरफ से विश्वास दिलाना चाहता हूं। राजधानी में मुहर्रम, स्वतंत्रता दिवस, कृष्ण जन्माष्टमी और ईद मिलादुन नबी पर दिल्ली में शराब की बिक्री पर रोक रहेगी। दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने 1 जुलाई से 30 सितंबर 2023 की अवधि के लिए ड्राई डे की सूची जारी की है। इसके अनुसार 29 जुलाई को मुहर्रम, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, 7 सितंबर को कृष्ण जन्माष्टमी और 28 सितंबर को मिलादुन नबी का पर्व है। राजधानी में आज सुबह कई इलाकों में हुई बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली। आज का अधिकतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री कम 31.3 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री कम 23.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान आसमान में बादल छाए रहने और कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। गृह मंत्री अमित शाह आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत कल एक अनूठी पहल मेरा गांव मेरी धरोहर की शुरुआत करेंगे। ये राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन के अंतर्गत संस्कृति मंत्रालय की एक राष्ट्रीय पहल है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र परिसर राष्ट्र को समर्पित किया। दिल्ली जल बोर्ड राजधानी में पानी की बढ़ती मांग को पूरा करने और भूजल संरक्षण के लिए कई कदम उठा रहा है। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह ने मणिपुर हिंसा में पीड़ित विद्यार्थियों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने स्कूलों के प्रिंसिपलों से वर्तमान सत्र में शिक्षण रणनीति बनाने के लिए सुझाव मांगे। आज करगिल विजय दिवस है। इस अवसर पर देश सैनिकों के बलिदान को याद कर रहा है। प्रादेशिक समाचार इसी के साथ संपन्न होते हैं। नमस्कार।